नमस्कार दोस्तों, एनके साइको क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया फीडर ट्रेड का जो पेपर जो 20 नवंबर 2024 को हुआ, आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन, टेक्निकल पेपर का जो सॉल्यूशन है, फीडर के जो क्वेश्चन थे 80, उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन से राजस्थान क्या अन्य स्टेट के बच्चों को भी टेक्निकल क्वेश्चन समझने में, एक नया व्यूज़ देखने में अच्छा लगेगा। दोस्तों, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया में जो पेपर आया फीडर ट्रेड का, उसमें 80 क्वेश्चन टेक्निकल थे, जबकि 40 क्वेश्चन राजस्थान जी के थे। हम 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सॉकेट स्क्रू के सिरे को समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहां पर मौजूदा छेद के कोनों को बड़ा करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह कहता है कि एक स्क्रू होता है, सॉकेट स्क्रू एलन की से ड्राइव होता है। वो हेड के प्रोजेक्शन से बचने के लिए, जहां पर हेड का प्रोजेक्शन, बोल्ट के हेड का प्रोजेक्शन कहीं असेंबली में रुकावट पैदा करे, तो वहां हम सॉकेट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। सॉकेट स्क्रू फिट करने के बाद उसकी जो सरफेस है, सॉकेट स्क्रू का जो हेड है, बॉडी के अंदर चला जाता है, ऊपर प्लेन सरफेस हमें मिलती है। तो दोस्तों, यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका काउंटर सिंकिंग, दूसरा ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग, तीसरा ऑप्शन है बोरिंग, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया काउंटर बोरिंग। तो दोस्तों, यहां पर 4 ऑप्शन दिए। हमने इस 4 ऑप्शन का सॉल्यूशन आपके सामने चित्रों के साथ रखा कि 4 में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग जो प्रक्रिया है वो पहले से किए गए होल के मुंह को हल्का सा बेवल बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन सॉकेट स्क्रू का जो हेड है वो बेलनाकार होता है। तो ये काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया यहां पर नहीं होगी। काउंटर सिंकिंग यहां सही आंसर नहीं है, क्योंकि सॉकेट स्क्रू का जो हेड है वो लगभग इस शेप का बना होता है। इसकी जो शेप होती है वो हेक्सागोनल शेप होती है। हेड की जो एलन की लगेगी उसकी हेक्सागोनल शेप होगी। हम इस स्क्रू के हिसाब से, हमारा ये काउंटर सिंकिंग ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्पॉट फेसिंग। तो स्पॉट फेसिंग की जो प्रक्रिया है, किए गए होल के फेस को हल्का सा फिनिश करने के लिए, होल के फेस को फिनिश करने के लिए, क्योंकि जब हम ड्रिलिंग की प्रक्रिया करते हैं तो यहां पर ये उठा हुआ मटेरियल हमें दिखाई दे जाता है, हमें उठा हुआ मटेरियल मिल जाता है। उस उठे हुए मटेरियल को हटाने के लिए, वॉशर की सिटिंग जॉब पर प्रॉपर हो सके, उस ऑपरेशन के लिए हम स्पॉट फेसिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो सॉकेट स्क्रू को फिट करने के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं होता। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में बोरिंग का ऑप्शन दिया गया। बोरिंग एक प्रकार की वो ऑपरेशन है जिसमें पहले से किए गए होल को पूर्ण गहराई तक बड़ा बनाने की प्रक्रिया है, जो बोरिंग कहलाती है। तो दोस्तों, ये बोरिंग की जो प्रक्रिया है ये भी हमारे इस सॉकेट स्क्रू के ऑप्शन से मैच नहीं होती। तो यहां पर ये जो बोरिंग का ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है। तो दोस्तों, हमारे पास अब फोर्थ ऑप्शन आया। फोर्थ ऑप्शन में है काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग का डायग्राम हमने दिया। काउंटर बोरिंग का जो ऑपरेशन है वो ये है कि पहले से किए गए होल के मुंह को कुछ बड़ा बनाने की प्रक्रिया, कुछ निश्चित गहराई तक बड़ा बनाने की प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। तो इसका जो आंसर है, सॉकेट स्क्रू के हिसाब से इसका जो आंसर सही बैठता है वो बैठता है काउंटर बोर, क्योंकि यहां पर ये इसका बोल्ट का हेड अंदर सेट हो जाता है और इसकी जो बोल्ट की चूड़ी वाला जो हिस्सा है वो यहां सेट हो जाता है। यहां पर ये हेक्सागोनल होल होता है जो एलन की के माध्यम से इसको ऑपरेट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है काउंटर बोर। तो इसका जो सही आंसर हमें मिला वो मिला काउंटर बोर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस की अधिकतम ताप संचालकता है? यहां पर 4 मटेरियल दिए गए, ऑप्शन में 4 मटेरियल दिए गए। कांच दिया, आपको एल्यूमिनियम दिया, इस्पात दिया और पीतल दिया। इन 4 मटेरियल में से हमें एक ऑप्शन चुनना था कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी ताप संचालकता, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहां हमने इसका सॉल्यूशन ये लेके आए कि हमने कांच की थर्मल कंडक्टिविटी देखी। तो कांच की जो थर्मल कंडक्टिविटी है 0.8 से 0.9 वाट प्रति मीटर केल्विन, ये इसकी यूनिट कहलाती है। दोस्तों, वाट प्रति मीटर केल्विन जो है इसकी यूनिट है। हम दूसरा ऑप्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम दिया। एल्यूमिनियम की हम देखें तो 237 वाट प्रति मीटर केल्विन इसकी जो ताप संचालकता है, और इस्पात की ताप संचालकता है जो 45 वाट प्रति मीटर केल्विन है, और पीतल की जो ताप संचालकता है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो है 109 वाट प्रति मीटर केल्विन। तो दोस्तों, हमें यहाँ 4 ऑप्शन से पता लगा, हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया तो हमें पता लगा कि एल्यूमिनियम, इन 4 मटेरियल्स में एल्यूमिनियम ही सबसे ज्यादा ताप संचालक है, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो आंसर है एल्यूमिनियम, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि सेल्फ सेंटरिंग चक का उदाहरण है। सेल्फ सेंटरिंग चक का एक उदाहरण क्या है? यानी सेल्फ सेंटरिंग चक वो होता है जिसमें एक ही स्पेंडल की से उस चक के तीनों जबड़े एक साथ मूव करें, वो सेल्फ सेंटरिंग चक होता है। तो दोस्तों, यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया हमें
थ्रीजा चक, दूसरा ऑप्शन दिया हमें टेलीस्टॉक, तीसरा ऑप्शन दिया हमें बैकप्लेट और चौथा ऑप्शन दिया हमें फोरजा चक। तो दोस्तों हम चारों ऑप्शन में हमने डायग्राम सेट किया और डायग्राम सेट करने से ही हमारा कंफ्यूजन दूर हुआ कि पहला हम देखें ये ऑप्शन देखते हैं, टेलीस्टॉक देखते हैं। तो टेलीस्टॉक जो है लेथ मशीन पर लगने वाला एक अटैचमेंट है जो लंबे जॉब को सहारा देने के लिए टेलीस्टॉक का प्रयोग किया जाता है। तो सेल्फ सेंट्रिक चक के साथ टेलीस्टॉक का ऑप्शन नहीं बैठता। हम इस नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहां पर एक बैकप्लेट दिखाई गई। तो बैकप्लेट भी हेड स्टॉक पे चक को फिट करने की एक प्लेट है। इस प्लेट के माध्यम से हम थ्रीजा चक या फोरजा चक को सेट करते हैं। तो ये भी हमारा सेल्फ सेंट्रिक चक नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को भी रॉन्ग समझते हैं। दोस्तों यहां पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया वो दिया फोरजा चक। तो दोस्तों फोरजा चक एक हैवी ड्यूटी चक है जिसमें 4 जबड़े होते हैं। ये 4 जबड़े अलग अलग चलते हैं, यानी हर जबड़े को चलाने के लिए प्रत्येक जबड़े को एक बार खोलना पड़ेगा। तो चारों जबड़ों को ऑपरेट करने के लिए 4 बार हमें की लगाकर खोलना पड़ेगा। तो ये चक भी आपका सेल्फ सेंटरिंग चक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ रॉन्ग हो जाता है। तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन, तो इस ऑप्शन का नाम है थ्रीजा चक। तो दोस्तों लेथ मशीन पे लगने वाला एक थ्रीजा चक है। इस थ्रीजा चक में 3 जबड़े होते हैं और यहाँ पर एक ही स्पेंडल होल बना होता है। स्पेंडल की के माध्यम से, चक की के माध्यम से जब हम इसको चलाते हैं तो तीनों जबड़े एक साथ मूव करते हैं, एक साथ खुलते हैं, एक साथ बंद होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सेल्फ सेंटरिंग चक का एक उदाहरण है, तो आंसर है थ्रीजा चक। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका है वो थ्रीजा चक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रू जैक में किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इन यूज्ड इन स्क्रू जैक। दोस्तों स्क्रू जैक जो है एक लोड उठाने की युक्ति है, एक लोड उठाने की मशीन है। इस स्क्रू जैक के माध्यम से हम किसी भारी सामान को, किसी मशीन को, किसी मोटर को, किसी कार या व्हीकल को अप करने के लिए, उठाने के लिए हम स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। स्क्रू जैक थ्रेडेड भी होते हैं, चूड़ी बेस भी होते हैं और स्क्रू जैक हाइड्रोलिक भी आने लग गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हम उस 4 ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया वो वी थ्रेड दिया गया। क्या स्क्रू जैक में वी थ्रेड है? दूसरा ऑप्शन दिया गया स्क्वायर थ्रेड। क्या स्क्रू जैक स्क्वायर थ्रेड से बनाए जाते हैं? तीसरा ऑप्शन दिया वर्म थ्रेड। क्या स्क्रू जैक वर्म थ्रेड से बनाए जाते हैं? या चौथा ऑप्शन दिया नक्कल थ्रेड। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमने चारों ऑप्शन के साथ इसका ऑथेंटिक चित्र, डायग्राम सेट किया। इस चित्र के माध्यम से हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमारा ऑप्शन सही क्या है। तो दोस्तों पहला हम देखें वी थ्रेड। वी थ्रेड जो है सामान्य बोल्ट पर काटे जाने वाली थ्रेड है। लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, साधारण कार्यों के लिए इस वी थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस वी थ्रेड को हम समझने के बाद हमें ये पता लगा कि ये ऑप्शन स्क्रू जैक में प्रयोग नहीं होता। तो हम दोस्तों दूसरी थ्रेड देखते हैं, वर्म थ्रेड। तो दोस्तों आप वर्म थ्रेड के बारे में, आप वर्म थ्रेड का डायग्राम देखेंगे तो ये एक वर्म शाफ्ट है और ये एक वर्म व्हील है जो पावर ट्रांसमिशन के दौरान उपयोग की जाती है। तो स्क्रू जैक में भी वर्म थ्रेड का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन आता है, हम देखते हैं तीसरे ऑप्शन के रूप में नक्कल थ्रेड की बात करें तो दोस्तों नक्कल थ्रेड में जो चूड़ी होती है वो उसके रूट और क्रेस्ट जो है गोल बने होते हैं, रेडियस में बने होते हैं। लाइट ड्यूटी वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रू जैक में इसका प्रयोग नहीं करते। दोस्तों अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है स्क्वायर थ्रेड। दोस्तों स्क्वायर थ्रेड का डायग्राम हमने यहाँ दिखाया। तो स्क्वायर थ्रेड के बारे में देखें तो स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। हैवी ड्यूटी लोड को ट्रांसमिट करने, भारी लोड को ट्रांसमिट करने के लिए स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू जैक हैवी ड्यूटी लोड को उठाता है तो लोड स्लिप नहीं हो, लोड आसानी से उठ सके, इसीलिए हम स्क्रू जैक के अंदर स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड के साथ हमने यहां पर एक स्क्रू जैक का चित्र भी दिया। स्क्रू जैक के चित्र को आप देखेंगे, स्क्रू जैक के चित्र को आप देखेंगे तो यहां पर इसकी जो चूड़ी है वो स्क्वायर चूड़ी में इस प्रकार का एक स्क्रू जैक होता है और स्क्वायर चूड़ी के माध्यम से स्क्रू जैक के द्वारा हैवी लोड को ट्रांसमिट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा का स्रोत है। द सोर्स ऑफ द हीट इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इज। तो आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया जब हम करते हैं, जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो हमें ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन यहां दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा क्या हम वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं? क्या हम डीजल के द्वारा, फ्यूल डीजल के द्वारा, क्या हमारा जो ट्रांसफार्मर है वह आर्क वेल्डिंग का जो ट्रांसफार्मर है क्या वो डीजल के माध्यम से चलता है? या
हम देखें इलेक्ट्रिसिटी, क्या हमारा जो ट्रांसफार्मर है जो बिजली के माध्यम से चलता है, क्या हमारा ट्रांसफार्मर जो है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है क्या वो केरोसिन के माध्यम से चलता है। तो दोस्तों हम इन चारों ऑप्शन को समझने के बाद, चारों ऑप्शंस को देखने के बाद हमें हल्का सा आइडिया हुआ कि केरोसिन का ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही नहीं होगा। केरोसिन के माध्यम से किसी भी ट्रांसफार्मर को हम आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं करते। अब हम इसके कुछ डायग्राम्स हमने सेट किए हैं। तो यहां पर हमने एक सर्किट डायग्राम अटैच किया। इस सर्किट डायग्राम में हमें पता लगा कि ये एक आर्क वेल्डिंग मशीन का एक सर्किट डायग्राम है। तो दोस्तों यहां पर एसी सप्लाई हमने दी, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग से सर्किट कंप्लीट होते हुए हमारे जॉब पर आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। हमने यहां पर दूसरा डायग्राम दिया, एक आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की इंटरनल स्ट्रक्चर हमने दिखाई गई कि इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देके करंट को बढ़ाते हुए वोल्टेज को डाउन किया गया। इस प्रक्रिया के द्वारा ही आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो दोस्तों यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के माध्यम से आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो सही इसका जो आंसर है वो है बिजली के माध्यम से आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक डायल कैलिपर, दोस्तों यहां पर एक डायल कैलिपर यानी डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में बात किया गया। ये डायल कैलिपर की बीम स्केल पर यानी मेन स्केल पर, मुख्य स्केल पर कितनी रीडिंग है? 28। तो ये हम मान सकते हैं कि 28 mm की रीडिंग हमें मेन स्केल पर दिखाई दी। अब हम बात करेंगे और डायल के हाथ द्वारा दिखाई गई रीडिंग 26 है। यानी डायल पर हमें जो वर्नियर, जो हमारा जो डायल वर्नियर कैलिपर है उसके जो डायल पे सुई के माध्यम से जो डायल पे जो हमें रीडिंग दिखाई दी वो दिखाई दी कितनी? 26 अंक दिखाई दिए, 26 लाइन दिखाई दी, 26 लाइन पे हमें वो सुई दिखाई दी। तो अब इसकी अल्पतमांक के बारे में कहा गया कि मान लीजिए कि प्रत्येक डायल ग्रेजुएशन का जो अल्पतमांक है वो हर लाइन का जो मान है, एक लाइन डायल पे जो अंकित एक लाइन का जो मान है वो है 0.05 mm तो को दर्शाता है। तो वास्तविक रीडिंग क्या होगी? दोस्तों ऑप्शन आने से पहले, ऑप्शन लेने से पहले हम इस डायल कैलिपर के बारे में थोड़ी सी एक आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाएं कि डायल कैलिपर के मेन स्केल पर 1 mm का अंकन, प्रत्येक 1 mm का अंकन किया जाता है और डायल पर जो है 1 mm को क्रॉस करने के लिए 20 लाइनें, 20 लाइंस का समायोजन होता है। पूरे डायल के एक चक्कर में वो जो रीडिंग है 5 mm आगे बढ़ जाएगी। तो अभी हम इसकी अल्पतमांक की कैलकुलेशन करें तो इसकी अल्पतमांक निकल के आती है 0.05 mm। 1 mm का 20वां हिस्सा यदि हम करें तो उसकी जो अल्पतमांक निकल के आती है 0.05 mm। तो यहाँ पर इस प्रकार के डायल वर्नियर कैलिपर का उपयोग यहाँ दिखाया गया, उसकी रीडिंग पूछी गई। तो हमने ये पहले एक उसकी कैलकुलेशन समझी कि इसकी अल्पतमांक कैसे निकल के आई, फिर हम इसके 4 ऑप्शन देके इसका जो डायल है उसकी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया, इसकी रीडिंग दी गई 16.4 mm, दूसरी रीडिंग दी गई इसकी 29.3 mm, तीसरी रीडिंग जो दी गई उसकी 26.7 mm और चौथी जो रीडिंग दी गई 36.4 mm। इन चारों रीडिंग को मैच करने के लिए हमने एक डायग्राम अटैच किया। ये डायल वर्नियर कैलिपर का डायल है जिसकी अल्पतमांक भी इस डायल पर लिखी हुई है जो हमारे क्वेश्चन की अल्पतमांक से मैच करती है। 0.05 mm का ये डायल है। इस डायल की जो संरचना है, इस डायल पर जो अंकन है वो एक एक लाइनें बनी हुई हैं और यहां से यहां तक 1 mm को शो करता है, फिर ये 2 mm, फिर 3 mm, फिर 4 mm और ये फिर 5 mm। यानी जब ये निडल एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो आपके मेन स्केल पर जो रीडिंग आती है वो 5 mm आती है। अब यहां हम देखें कि 0 से लेके 1 mm को पार करने के लिए, 0 से लेके 1 mm को पार करने के लिए हमें कितनी लाइनें दी गई? तो यहां पर हम यदि काउंटिंग करें तो इन लाइनों की संख्या कितनी है? टोटल ये 20 लाइन है। अभी कुछ देर पहले हमने इसकी अल्पतमांक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिखाया। 20 लाइन इधर हैं, 20 लाइनें, फिर ये 2 तक आएंगी 20 लाइनें, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, तो कैसे ये 20 लाइनें थी 100, 20 पंजे 100। टोटल इस डायल पर कितनी लाइनें हो जाएंगी? 100 लाइन हो जाएंगी। 100 लाइन का मतलब है कि मेन स्केल पर 5 mm की रीडिंग आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहा गया कि 26 डायल पर 26 लाइनें हैं। तो 26 लाइन की बात करें, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26वीं लाइन है। प्रत्येक लाइन का मान 0.05 mm है। यदि हम 26 लाइनों को
0.05 mm इसकी अल्पतमांक से गुना करें तो 1.3 mm जो है इसकी एक माप निकल के आती है। अब हम इस माप को क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कि मेन स्केल पर लाइनों की संख्या, तो कितनी दिखाई गई, 28 दी गई है। और हमने ये देखा कि 26 जो है डायल की है रीडिंग, तो 26 डायल की यूनिट में हम यदि 26 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो इसमें जो रीडिंग ऐड होगी 1.3 ऐड हो जाएगी। तो ये इसकी जो टोटल रीडिंग होगी 29.3 mm हमारी ये रीडिंग निकल के आएगी। तो इस रीडिंग के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन जो बैठता है, हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन आता है वो आता है बी 29.3 mm। तो इस क्वेश्चन का इस डायल की रीडिंग का जो एक्चुअल माप है वो है 29.3 mm। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि मशीन भाग हल्की सीध में न हो तो इन्हें कसने के लिए कौन सी पिन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन कहता है कि मशीन भाग हल्की सीध में, यदि किसी मशीन में दो कंपोनेंट हैं वो अलाइनमेंट में नहीं है, वो सीध में नहीं है, तो उनको मैच करने, उनको अलाइन करने के लिए हमें किस पिन की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहां इस पिन से हमें समझ में आया कि यहां पर किसी डावल पिन की बात करता है। ये डावल पिन के माध्यम से मिस अलाइनमेंट हुई प्लेट्स को एक सीध में लाने के लिए किस पिन का उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन ये है हमारे पास। नंबर 1, यहां एक समानांतर पिन दी ऑप्शन में, दूसरा यहां पर पिन दी क्वार्टर पिन, तीसरा जो ऑप्शन दिया वो टेपर पिन, और चौथा जो ऑप्शन दिया स्प्रिंग पिन। दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन हमें दिया गया समानांतर पिन। पैरेलल पिन की बात हम करें तो पैरेलल पिन के जो दोनों साइड के जो डाया हैं वो समान होता है, पूरी पिन एक समान मोटाई की बनी होती है। तो इस पिन के माध्यम से दो प्लेट में बने होल को अलाइन करने के लिए ये पिन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल होती है, ये अलाइन नहीं कर पाएगी। हम यदि अब दूसरे पिन की बात करें तो ये जो पिन दिखाई गई, ये क्वार्टर पिन दी गई। क्वार्टर पिन जो है किसी बोल्ट में बने हुए होल में लगा कर हम इसको यूज करते हैं, तो ताकि जो नट है जो वाइब्रेशन से खुले नहीं, नट खुल के गिर नहीं जाए, वहां पर हम क्वार्टर पिन का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन भी अलाइनमेंट करने के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों हम नेक्स्ट पिन की बात करते हैं, स्प्रिंग पिन की बात करते हैं। जो स्प्रिंग पिन है वो एक स्ट्रिप की पत्ती का, ये स्प्रिंग स्टील की पत्ती को मोड़ कर ट्विस्ट करके गोल करके बनाया जाता है, और ये एक रफ असेंबली में टाइट फिटिंग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की पिन का उपयोग करते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए, पिन को अलाइन करने के लिए इस पिन का उपयोग हम नहीं करते। तो जो हमारे पास अब चौथा ऑप्शन आता है टेपर पिन। तो दोस्तों इस टेपर पिन के डायग्राम से आपको ये क्लियर होता है कि ये जो पिन का जो एक साइड का जो डाया है वो पतला होता है, छोटा होता है, और दूसरी साइड का जो डाया है मोटा होता है। ये पिन टेपर में कटी होती है। इस पिन पर 1:50 का टेपर होता है। टेपर पिन पे जो टेपर होता है वो 1:50 का टेपर होता है। इस टेपर पिन के माध्यम से ही हम जो कंपोनेंट मशीन के अलाइन नहीं है उनको अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका टेपर पिन। यहां हमने एक असेंबली भी दिखाई, दो कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट में हम टेपर पिन डालकर उनकी असेंबली को उनकी अलाइनमेंट में ला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर की सीरीज में दिया गया कि 60 डिग्री से अधिक के कोणों और कोण को, कोणों यानी इसका कोई किनारा, ये किनारे की बात करता है कि किसी किनारे की बात करता है, ये कोई कोना है, एज है, और ये किसी एंगल की बात करता है। कोण को फाइल करने के, रेती है फाइल करने के लिए किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 60 डिग्री से अधिक के कोणों और कोण को फाइल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। यहां पर रेती के बारे में पूछा गया कि कोई 60 डिग्री का या तो एंगल हो या 60 डिग्री का कोई शेप हो, उसको फाइल करने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया कि ये कोई ट्रायंगुलर फाइल है, दूसरा ऑप्शन दिया राउंड फाइल है, तीसरा जो ऑप्शन है वो फ्लैट फाइल का ऑप्शन दिया गया, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया स्क्वायर फाइल। तो दोस्तों हम यहां पर इन चारों ऑप्शन के हिसाब से मैच करते हैं कि कौन सी ऐसी फाइल है जो 60 डिग्री या 60 डिग्री से अधिक के कोण को फाइल कर सकती है। तो दोस्तों हम पहले फ्लैट फाइल की बात करें तो फ्लैट फाइल जो है एक चपटी फाइल होती है, 1/3 आगे से टेपर होती है, तो इसका प्रयोग हम 60 डिग्री कोण के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम
इस ऑप्शन की बात करें राउंड फाइल, तो राउंड फाइल एक पूरी लंबाई में गोल बेलनाकार बनी होती है जो आगे से 1/3 टेपर में होती है। तो किसी कंपोनेंट में रेडियस को बढ़ाने के लिए, राउंड उसका होल के साइज को बढ़ाने के लिए हम राउंड फाइल का उपयोग करते हैं। एंगल की फाइलिंग के लिए राउंड फाइल का उपयोग नहीं करते। यहां पर तीसरी फाइल आपको दिखाई गई स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल जो है चौकोर वर्गाकार फाइल होती है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन जो है वर्गाकार होता है, आगे से 1/3 टेपर में होती है। तो इसका प्रयोग भी हम 60 डिग्री के कोण या कोण की फाइलिंग के लिए नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा ट्रायंगुलर फाइल। तो ट्रायंगुलर फाइल की जो क्रॉस सेक्शन है ये त्रिभुजाकार होती है और ये समकोण त्रिभुज के रूप में इस फाइल का डिजाइन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में इसके जो कोण हैं, तीनों कोण कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो ट्रायंगुलर जो फाइल है 60 डिग्री और 60 डिग्री से अधिक के कोण को फाइल करने के लिए स्पेशली यूज की जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ट्रायंगुलर फाइल। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हेक्साफ्रेम, हेक्साफ्रेम एक कटिंग टूल है। तो हेक्साफ्रेम में किस प्रकार के नट का प्रयोग ब्लेड को कसने के लिए, टाइट करने के लिए किया जाता है? यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप ऑफ नट इज यूज द टाइटिंग द ब्लेड इन हेक्साफ्रेम। तो दोस्तों हम 4 ऑप्शन देखें। यहां पर जो 4 ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। पहला जो ऑप्शन है वो है विंग नट, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया वो स्क्वायर नट का दिया गया, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया वो थंब नट का दिया गया और चौथा जो ऑप्शन दिया गया वो कैप नट का दिया गया। दोस्तों हमने इन चारों ऑप्शन के साथ एक डायग्राम, ऑथेंटिक डायग्राम को सेट किया ताकि बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो और वो सही अपने आंसर को चूज कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर नट की बात करते हैं। दोस्तों स्क्वायर जो नट है ये हैवी ड्यूटी नट है। स्पेनर के माध्यम से, डी स्पेनर के माध्यम से इस नट की ऑपरेटिंग की जाती है, खोला या टाइट किया जाता है। तो ये जो नट है ये हेक्साफ्रेम में उपयोग नहीं होता, इसका उपयोग हेक्साफ्रेम में नहीं करते। अब हम दोस्तों यदि देखें कैप नट, तो कैप नट जो है एक नीचे की बॉडी जो इसकी हेक्सागोनल शेप की बनी होती है और एक ऊपर इसकी कैप लगी होती है। बोल्ट के चूड़ीदार भाग को बचाने के लिए, चूड़ी को खराब होने से बचाने के लिए, बोल्ट पर किसी प्रकार का आघात नहीं हो, उसकी चूड़ी खराब नहीं हो, तो उसको कवर्ड करने के लिए हम कैप नट का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हेक्साफ्रेम में नहीं हो पाता। तो ये ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं होता। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में हमें ये एक तीसरा ऑप्शन जो दिखाई देता है वो देता है थंब नट। क्या थंब नट का प्रयोग हेक्साफ्रेम में करते हैं? तो दोस्तों थंब नट जो है इसकी बॉडी पर नर्लिंग की होती है, अंगूठे के दबाव से ये ऑपरेट होता है। तो ये लाइट ड्यूटी वर्क के लिए इसका थंब नट का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर महीन मापी के औजार हैं, उसकी माप को लॉक करने के लिए, हल्का मूव कराने के लिए थंब नट का प्रयोग करते हैं। तो हेक्साफ्रेम में इस नट का प्रयोग भी नहीं होता। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन हमें विंग नट का दिखाई देता है। तो विंग नट जो है एक प्रकार का पंखनुमा नट है, इसका प्रयोग हेक्साफ्रेम में करते हैं। हाथ के दबाव से ही इस नट को खोला जाता है और हाथ के दबाव से ही इस नट को बंद किया जाता है ताकि बार बार हम हेक्सा ब्लेड को ढीला या टाइट कर सकें, या ब्लेड चेंज करते समय विंग नट को हाथ के द्वारा मूव करके हम इस ब्लेड को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके विंग नट। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक हेक्साफ्रेम का चित्र भी दिखाया। देखो ये हेक्साफ्रेम है, माइल्ड स्टील की पत्ती का बना हुआ है। यहाँ पर यदि हम देखें तो अभी हम इसको जूम करके देखें तो ये यहाँ पर हेक्सा फ्रेम के साथ ये विंग नट लगा हुआ है, पंखनुमा नट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा ठीक हुआ विंग नट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसमें से किस सामग्री का प्रयोग ग्राइंडिंग के लिए नहीं करते? ये कोई मटेरियल है जिसका प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए नहीं किया जाता। दोस्तों यहाँ पर कोई 4 मटेरियल देने वाला है, उन 4 मटेरियल में से हमें एक मटेरियल को चूज करना है जिसका ग्राइंडिंग व्हील बनाने में नहीं किया जाता। यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो ग्राइंडिंग व्हील उन मटेरियल से बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा जो ऑप्शन दिया वो सिलिकॉन कार्बाइड दिया, तीसरा जो ऑप्शन दिया वो डायमंड दिया और जो चौथा ऑप्शन दिया वो सैंड दिया, रेत दिया। तो दोस्तों हमारे पास ये 4 ऑप्शन हमारे सामने आए। तो हम देखें, हमने चारों ऑप्शन के साथ, 3 ऑप्शन के साथ हमने एक्चुअल इसका डायग्राम सेट किया। हम देखते हैं एक पहला ऑप्शन जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल अब्रेसिव है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक आर्टिफिशियल अब्रेसिव है, ग्राइंडिंग व्हील बनाने में
ग्राइंडिंग व्हील बनाने में एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर्टिफिशियल एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसका व्हील बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये भी एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, इसके द्वारा भी ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वो डायमंड व्हील, तो मार्बल की कटिंग या किसी पत्थर की कटिंग या ग्लास की कटिंग में डायमंड के व्हील्स का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, तो इस डायमंड के द्वारा भी व्हील बनाया जाता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही नहीं है। दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है, चौथा जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया सैंड, सैंड यानी बालू, बालू रेत का ऑप्शन दिया गया। दोस्तों यहां हमें पता लगता है कि बालू सैंड के द्वारा कोई ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण नहीं किया जाता, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सैंड, बालू। तो दोस्तों हम थोड़ा सा और एक बार डिस्कस करें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो का जो व्हील है हल्का सा सलेटी कलर का होगा, लाइट सलेटी कलर का होगा। जो सिलिकॉन कार्बाइड का जो व्हील है हल्का सा ग्रीन कलर का होगा, ग्रीनिश होगा, और डायमंड का व्हील जो है एक अच्छी सी चमक लिए होगा। तो ये तीन प्रकार के व्हील से ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं, तीन प्रकार के अब्रेसिव से ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं, और जो सैंड है इससे ग्राइंडिंग व्हील नहीं बनाए जाते। डायमंड जो है ये एक नेचुरल अब्रेसिव है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये फाइलिंग के दौरान फाइल के टीथ, ये कहता है कि फाइलिंग, हम कोई फाइलिंग का ऑपरेशन करें, उस फाइलिंग के दौरान फाइलिंग के टीथ के दांतों के बीच में, टीथ यानी दांतों के बीच में फंसे धातु के टुकड़ों को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये समझाता है कि जब हम किसी वर्कशॉप में फाइलिंग का ऑपरेशन करते हैं तो फाइलिंग के दौरान रेती के जो टीथ हैं, दांतें हैं, सरफेस पर धातु के छोटे छोटे जो कण हैं वो फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उन फंसे हुए कणों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब हम मटेरियल के हिसाब से फाइल का चुनाव नहीं करते तो इस प्रकार का दोष एक उत्पन्न हो जाता है जिसमें धातु के कण चिपक जाते हैं। दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, वेल्डिंग, पेस्टिंग, पिनिंग और डिसजॉइनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर फाइलिंग के दौरान टीथ में धातु कण फंस जा रहे हैं, तो यहाँ पर वेल्डिंग का ऑप्शन हमारे लिए ठीक नहीं है कि वेल्डिंग और फाइलिंग का दोनों का मेल नहीं है। यहाँ पर पेस्टिंग, चिपकाने का कोई लॉजिक नहीं है कि फाइलिंग के दौरान कोई धातु कण पेस्ट कर रहे हैं, हम उसको किसी भी गम से चिपका रहे हैं। यहाँ पर तीसरा जो हम डिसजॉइनिंग भी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पिनिंग। धातु के, जब फाइल के द्वारा किसी धातु की फाइलिंग की जाती है तो फाइल की स्पीड ज़्यादा होना या धातु के हिसाब से फाइल का चुनाव सही नहीं होना के कारण रेती के जो टीथ हैं उसमें धातु के कण फंस जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पिनिंग कहा जाता है। यहाँ पर हम एक आंसर के साथ एक डायग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक रेती का चित्र आपके सामने रखा और साथ में आंसर भी दिया कि इसकी पिनिंग जो है, पिनिंग इसका सही आंसर है। दोस्तों ये एक फ्लैट फाइल है। देखो फ्लैट फाइल में हम देखें दोस्तों, तो फ्लैट फाइल के द्वारा जब फाइलिंग करते हैं तो यहाँ पर बारीक 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 धातु के कण फंस जाते हैं, जिनको फाइल कार्ड के माध्यम से, एक वायर ब्रश के माध्यम से उसको साफ किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पिनिंग। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है पावर ट्रांसमिशन में पुली का चेहरा क्राउन बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कहा गया कि जब हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं, तो जो पुली है उसका जो फेस है, चेहरा जो है क्राउन बना होता है, क्राउन ही बना होता है। इसको उत्तल फेस भी कहा जाता है। इसको कौन सा फेस कहा जाता है, उत्तल फेस भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स फेस भी कहा जाता है। पुली के फेस कॉन्वेक्स बनाए जाते हैं ताकि पावर ट्रांसमिशन के समय कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर हो जाएं, इसलिए हम पुली का फेस क्राउन ही बनाते हैं। दोस्तों अब ये कहता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों चार ऑप्शन हमें यहां दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया मुक्त पुली रोटेशन होने देने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया तनाव को बढ़ाने के लिए, टेंशन को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया तनाव को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन दिया गया बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास ये चार ऑप्शन आते हैं, हम चार ऑप्शंस पे एक चित्र के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये दो चित्र के साथ इसका ऑप्शन दिया क्या कि इसका जो सही आंसर है वो है कि बेल्ट जो है, पावर ट्रांसमिशन में जो बेल्ट है वो केंद्रित रखने के लिए, बेल्ट जो है सेंटर में चले, बेल्ट उतरे नहीं, इसके लिए हम पुली का जो चेहरा है, फेस है, वो कैसा बना देते हैं, क्राउन बना देते हैं, उत्तल बना देते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमें दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। पहले हम पुली की संरचना की बात करें। पुली का जो बीच का जो डाया है वो ज्यादा होता है, बीच में से पुली उठी हुई होती है, मोटी होती है, किनारों में से पुली थोड़ी सी
पतली सकड़ी होती है तो इसका जो फेस है यही क्राउन फेस कहलाता है। पुली के फेस को हल्का सा उत्तल डिजाइन करना ही पुली के फेस को क्राउन बनाना कहलाता है। इस क्राउन फेस के कारण जो बेल्ट है वो अपने ठीक सेंटर में चलती रहती है, एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, बेल्ट उतरती नहीं है। पावर ट्रांसमिशन सरलता से लंबे समय तक होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए हम क्राउन फेस का उपयोग करते हैं, क्राउन फेस पुली का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ठोस सामग्री में, यहां कहा गया कि कोई ठोस मटेरियल है, यहां कोई ठोस मटेरियल है, उस ठोस मटेरियल में होल करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टूल के बारे में पूछा जा रहा है कि ठोस मटेरियल में होल करना है तो हम किस टूल का प्रयोग करें। विच टूल इज यूज प्रोड्यूस द होल इन द सॉलिड मटेरियल, कोई सॉलिड मटेरियल है उसमें हमें छेद करना है। तो दोस्तों यहां पर हम ऑप्शन की बात करें तो हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, हम चारों ऑप्शन साथ में लेते हैं। हम पहला ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में कहा गया क्या टैप ऐसा टूल है जो ठोस मटेरियल में छेद करता है। तो दोस्तों हम टैप की स्ट्रक्चर की बात करें तो टैप का जो प्रयोग है पहले से किए गए होल में चूड़ी बनाने के लिए टैप का प्रयोग किया जाए, चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब पहले से ही होल है तो टैप उसमें चूड़ी बनाएगा, तो सॉलिड मटेरियल में छेद करने के लिए हम इस टैप का प्रयोग नहीं करते। तो ये पहला, इसका जो ये ऑप्शन है ये रॉन्ग है। अब हम दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहां पर एक ऑपरेशन दिखाया, एक टूल दिखाया, टूल का नाम दिया रीमर। तो रीमर जो है उसका जो काम है वो पहले से किए गए होल की फिनिशिंग करने के लिए रीमर का उपयोग किया गया। यहां पर डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक होल बना हुआ है, उस होल में रीमर के माध्यम से हमने इसमें फिनिशिंग करनी है। तो इसका मतलब ये रीमर भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया ठोस मटेरियल में होल करना है, तो इसके लिए रीमर भी इसका सही आंसर नहीं है। दोस्तों हम इसका नेक्स्ट आंसर की बात करें, एक नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया वो दिया काउंटर बोर। तो दोस्तों काउंटर बोर की जो प्रक्रिया है, पहले से किए गए होल को पूर्ण गहराई तक बड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है या कुछ दूरी तक बड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है वो काउंटर बोरिंग कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिखाई दिया, इस डायग्राम में हमें पता लगा कि हमने पहले थ्रू होल किया, उसके बाद हमने इस होल को कुछ निश्चित गहराई तक बड़ा बनाया। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन इसके साथ सेट नहीं होता। दोस्तों अब ऑप्शन आता है फोर्थ, ड्रिल। तो क्या दोस्तों ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन है, हमारे पास एक सॉलिड पीस है जिस पीस में कोई भी पहले से होल नहीं है, उस सॉलिड पीस में ड्रिल के माध्यम से छेद किया जाता है, तो पहली बार ही छेद बनेगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि ठोस सामग्री में छिद्र करने के लिए किस टूल का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि ड्रिल के माध्यम से सॉलिड पीस में जिसमें कोई छेद नहीं है, हम पहले ड्रिल के माध्यम से उसमें छेद करेंगे। ये 3 ऑप्शन जो हैं बाद के हैं, ड्रिलिंग के बाद के ऑपरेशन है, टैपिंग है, रीमिंग है और काउंटर बोरिंग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ड्रिल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है छिद्र को बड़ा करने और सही करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों ये कहा जाता है कि होल है, उस होल को आपको बड़ा बनाना है, उस होल का साइज बढ़ाना है, यानी पहले से कोई होल है उसका साइज को बड़ा बनाना है और उसको सही भी करना है, उसको सही साइज, शुद्ध साइज में भी बनाना है। तो क्या ऑपरेशन हम करेंगे। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन हमें दिए गए, 4 ऑप्शन हमें दिए गए, हम चारों ऑप्शनों को पहले साथ ले लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया फोर्जिंग। क्या फोर्जिंग की ऐसी कोई प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से छिद्र को बड़ा और सही कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, फोर्जिंग एक कूटने पीटने की प्रक्रिया है। यह किसी कंपोनेंट को गर्म करके फर्नेस में, भट्टी में गर्म करके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करके उस पर फोर्ज करके उसको निश्चित शेप में डालने की, निश्चित शेप में बनाने की, कूट पीट कर बनाने की एक प्रक्रिया है जो कि फोर्जिंग वर्कशॉप में अलाइड ट्रेड के अंदर उपयोग की जाती है। तो होल बड़ा करने की प्रक्रिया ये नहीं है। तो दोस्तों इसका जो ये आंसर है ये ठीक नहीं है। पहला ये फोर्जिंग की प्रक्रिया नहीं है। दूसरा हम ऑप्शन देखें तो ड्रिलिंग का क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों ड्रिल की जो प्रक्रिया है, ड्रिल की प्रक्रिया सिर्फ होल करने की प्रक्रिया है। ड्रिल एक निश्चित साइज में होल बनाता है। तो ड्रिलिंग का जो ऑप्शन है ये भी इसमें मैच नहीं होता कि ड्रिल के माध्यम से हम एक ही साइज का होल बना सकते हैं, हम उस होल को बड़ा नहीं कर सकते। हमें बड़ा करना होगा तो हमें दूसरा ड्रिल का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ड्रिलिंग का ऑप्शन भी हमें सही नहीं लगता। हम यदि दोस्तों इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, कास्टिंग। तो दोस्तों कास्टिंग की जो प्रक्रिया है एक ढलाई की प्रक्रिया है जिसमें मटेरियल को पिघलाकर भट्टी में मेल्ट कर एक निश्चित साइज की सांचों में डाला जाता है। सांचों में डालने के बाद
कंपोनेंट उसी शेप में आ जाता है जिस शेप का सांचा हमारा होता है। तो कास्टिंग की प्रक्रिया में होल को हम बड़ा नहीं कर सकते, तो ये आंसर भी इसके साथ मैच नहीं होता दोस्तों। अब यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है बोरिंग। तो दोस्तों लेथ मशीन पर हम यदि बोरिंग की प्रक्रिया को समझें तो पहले से किए गए होल के मुंह को बड़ा बनाने की प्रक्रिया बोरिंग कहलाती है। बोरिंग की प्रक्रिया में हम एक बोरिंग टूल के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें। यहां पर एक बोरिंग टूल के माध्यम से हम इस कंपोनेंट में पहले से किए गए होल के मुंह को बड़ा भी बना रहे हैं और उसको एक्यूरेट जिस साइज में हमें वो कंपोनेंट चाहिए हम उसको उस कंपोनेंट को उस साइज में भी डेवलप कर रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोरिंग। बोरिंग के माध्यम से हम छिद्र को बड़ा बना सकते हैं और उसको सही साइज में उसको तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बोरिंग। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन टूल या वर्क टेबल पर यह कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको समझाया जा रहा है कि मशीन टूल या वर्क टेबल, कोई वर्किंग टेबल है पर कार्य को पकड़ने वाले उपकरण को स्थापित करने के लिए, रखने के लिए, सेट करने के लिए, बैठाने के लिए निम्न में से किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किसी वर्क टेबल पर रखकर किया जाता है। तो दोस्तों के 4 ऑप्शन हमें दिए गए, हमने उन चारों ऑप्शन में डायग्राम सेट किया। पहला जो ऑप्शन हमें दिया गया वो दिया गया वर्नियर कैलिपर। दोस्तों वर्नियर कैलिपर की हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग हाथ में पकड़कर, वर्नियर कैलिपर को हाथ में पकड़कर किसी कंपोनेंट को मेजर किया जाता है, किसी कंपोनेंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई को मेजर किया जाता है। इसको कहीं वर्किंग टेबल पर रखकर कार्य नहीं करते। तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि ये ऑप्शन ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। हम इसको एक बार चारों ऑप्शन सामने ले लेते हैं, चारों ऑप्शन साथ में लेके फिर हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन वर्नियर कैलिपर का ठीक नहीं है। दूसरे हम ऑप्शन की बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों ये वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर है ये भी हाथ में इंस्ट्रूमेंट को लिया जाता है और किसी कंपोनेंट के एंगल को 5 मिनट की शुद्धता में चेक किया जाता है। इसको भी किसी वर्किंग टेबल पर रखकर उपयोग में नहीं लाया जाता, सिट करके नहीं यूज कर सकते। तो इसका ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है दोस्तों। अब हम इसके एक नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, जिस ऑप्शन में दिया गया माइक्रोमीटर। क्या माइक्रोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क टेबल पर कार्य को पकड़ने के लिए या स्थापित करने के लिए उसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों माइक्रोमीटर भी हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि माइक्रोमीटर भी हाथ में लेकर, हैंड में लेकर किसी कंपोनेंट की मोटाई, किसी रॉड की मोटाई को चेक करने के, उसके व्यास को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों माइक्रोमीटर भी इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। अब हम बात करें दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया वर्नियर हाइट गेज। हाइट गेज दिया गया, वर्नियर हाइट गेज के नाम से ये प्रचलित है। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग सरफेस प्लेट पर रखकर किसी एंगल प्लेट का या वी ब्लॉक का सहारा देकर मार्किंग का कार्य करने के लिए कहा जाए। चित्र में दोस्तों आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर एक ये सरफेस प्लेट रखी हुई है, उस सरफेस प्लेट पर ये बेस, हाइट गेज का बेस रखा हुआ है और ये हाइट गेज जो है सरफेस प्लेट पर मूव करता है, सरफेस प्लेट पर ही कार्य करता है। तो इसका जो दोस्तों जो सही आंसर है वो है हाइट गेज। अब इस हाइट गेज का आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है।